बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असल बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम वही डिस्कशन करेंगे जो कि आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि ज़बान ज़द आम है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना ने जब बजट तकरीर की और बजट 2024-25 पेश किया, उसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्यास या यूँ कहा जाए कि बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि बजट कैसा है कैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में बजट बनाना कभी भी आसान नहीं रहा। ये एक मुश्किल टारगेट है, एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है पाकिस्तान में बजट बनाना। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर हम ये कहते हैं कि इस बजट में बहुत सारी मुश्किल चीज़ें हैं या बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी बुरी इत्तलात और ख़बरें हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारी अच्छी और हम यूं कह सकते हैं कि मस्बत खबरें भी ये बजट लेकर आया है। कुछ लोगों का ये मानना है, अगर कुछ मौशी तज्जियाकारों की हम बात करें, कि ये फुल फ्लेज्ड IMF डिक्टेटेड बजट है। इस बात को हमारे मेहमान कैसे जानते हैं और मानते हैं, इस पर भी आज उनका ओपिनियन लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जहां हम ये बात कहते हैं कि IMF के चुंगल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर इन डिटेल बात करेंगे। क्या हम हर साल यही रोना रोएंगे कि बजट IMF डिक्टेटेड है, IMF से नहीं निकल सकते? IMF से निकलने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग्स हैं, क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, किस तरह से हम ऑप्शंस पर काम करें, इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन बजट के हवाले से कुछ पॉइंटर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, उस पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पोस्ट बजट तकरीर भी वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से की गई है, जिसमें बहुत सारे हमने देखा कि सवालात उनके सामने हुए। अगर सहाफ़ी हजरात के हवाले से बात की जाए या सैलरीड तबके के हवाले से बात की जाए, गो कि काफ़ी नाराज़ हैं और शिकवा शिकायत हो रही है सैलरीड तबके की जानिब से कि बजट में इनकम टैक्स लगा दिया गया है और इसकी शरह बढ़ा दी गई है। तो ये हमारे लिए एक बुरी खबर है। इस पर वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया और उन्होंने कहा कि जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी उस पर डेफिनेटली ज़्यादा टैक्स आयद किया जाएगा। अगर मैं उनके पॉइंटर्स को समराइज़ करने की कोशिश करूँ, नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से हम पहले से ही आगाह थे, या फिर यूँ कहा जाए कि हम लोग अलर्ट थे कि बजट आएगा और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। कुछ लोग, कुछ मौशी तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ की गई हैं, असल बजट या असल महंगाई अभी आपका इंतजार कर रही है और आने वाले कुछ माह में मिनी बजट पेश किया जाएगा। वहां हमें पता चलेगा कि कितना महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, कितना नहीं। अगले माह IMF की जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है। IMF कर्ज अदायगी करेगा और उसके लिए हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी है। बहुत सारी मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी पेंडिंग डिसीजंस हैं। वो डिसीजंस कब होते हैं, कब नहीं होते। अगर ये बजट फुल फ्लेज्ड IMF डिक्टेटेड है तो फिर आने वाला वक्त हमारे लिए कितना चैलेंजिंग होगा, कितनी मुश्किलात सामने हमारे इंतज़ार कर रही हैं, या फिर कितना महंगाई में इजाफा हम देखेंगे। इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। इस बजट की जो बुरी खबरें हैं कुछ हम ज़रा आपके साथ वो शेयर करते हैं, कुछ अच्छी खबरें शेयर करेंगे और फिर ओवरऑल इस बजट को हमारे मेहमान किस तरह से देखते हैं, उनका ओपिनियन भी जानेंगे। बुरी खबरें हुई, सबसे पहले ये बता दें आपको कि हुकूमत ने बजट में 38 खरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए हैं। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। क्या ये हदफ पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि 12,970 अरब टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। तो क्या हुकूमत इस टारगेट को अचीव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, हम अपने मेहमानों से ज़रूर जानेंगे। अच्छी खबरें जो है इस बजट के हवाले से वो आपको बताते चलें। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया जाएगा, जबकि 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए 20% इजाफे का जो है वो कहा गया है इस बजट में। गो की ये अच्छी खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए, उनकी मरात में भी इजाफा किया जाएगा। लेकिन सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आ रहा है, उनकी मरात में इजाफा देखने में आ रहा है। एक जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मौशी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो क्या ये मौशी चैलेंजेस सिर्फ तनख्वाहदार तबके के लिए ही हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं हैं? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अपने मेहमानों के सामने हम रखने जा रहे हैं। टैक्स रियायत ख़त्म कर दी गई हैं, कुछ इस हवाले से भी हमारे पास इत्तलात मौजूद है। 5 लाख नौज़ायदा बच्चों को पैदाइश के पहले 1000 दिनों में खुराक फराहम कर दी जाएगी। ये बड़ी एक अच्छी खबर है, इसके हवाले से भी बात की जाएगी। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम्स के जो हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि उसकी भी तादाद बढ़ाकर 1 करोड़ 40 लाख कर दी जाएगी। वज़ाइफ से मज़ीद 10 लाख बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जहां हम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के बेहतर होने की बातें करते हैं, तो ये एजुकेशन सेक्टर के हवाले से एक अच्छी खबर हमारे सामने है।
कफालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाएगी, माली मुआवनत भी बढ़ाई जाएगी। बहुत सारी इस बजट में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब से ये बजट पेश हुआ यानी कि गुज़श्ता रात से हमने देखा कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ प्रमोट की जा रही हैं। बहुत लोग शोर कर रहे हैं कि बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, बहुत सारी रियायत भी दी जा रही हैं, बहुत सारी टैक्स छूट भी, उसके भी हम तस्करा करेंगे। अपने मेहमानों से जान लेते हैं क्या उनका भी मिला जुला रुझान है, उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस बजट के हवाले से, क्योंकि पोस्ट बजट तकरीर की अगर हम बात करें, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़े इत्मीनान का इज़हार करते हुए ये कहा कि जिसकी आमदनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स देने हैं, जिसकी आमदनी कम है उसके ऊपर टैक्स कम है, और वो ये भी कहती हैं कि तमाम चीज़ें लोगों की कुव्वते ख़रीद में हैं और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ज़रा मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ कराते हुए गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट उमर हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। मौशी तज्ज़ियाकार अली वासिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और शुएब निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सबसे पहले उमर हयात खान साहब आपसे। सर कैसे देख रहे हैं इस बजट को? जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि गुज़श्ता रात से हमने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी नेगेटिविटी सुनी, स्पेशली सैलरी तबके के हवाले से अगर हम बात करें तो वो स्लैब्स भी कम दिखाई दी, उन पर एक्स्ट्रा हमने इनकम टैक्स की भी शरह बढ़ा दी गई और इजाफी अमाउंट भी वो देंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नागवार गुजर रही हैं सैलरी तबके को, और आज इसके हवाले से थोड़ा सा एहतजाज भी देखने में आया। सर उस एहतजाज का अहवाल भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी बताइएगा, और आप बताइएगा क्या ये एहतजाज, क्या ये शोर शराबा जायज़ है या नहीं, जस्टिफाइड है या नहीं आपकी नज़र में? बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला तो आपने पहले सुना दिया है कि ये जो बजट है इसमें ये बजट बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सी एग्जेम्पशंस हैं और महंगाई नहीं होगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वो हकीकत ये है कि इस वक्त जो एहतजाज हुआ, जो सैलरीड क्लास जो एहतजाज कर रही है, देखिए गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं, उनकी सैलरी में आपने 25% और 20% का इंक्रीज कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी साल में कितनी सैलरी बढ़ती है? एक साल में आपकी सैलरी बढ़ती है? और हम जिन इदारों से वाबस्ता हैं या जिन इदारों में हम काम कर रहे होते हैं, या प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वहां पर सालाना बुनियादों पर तनख्वाह नहीं बढ़ती। और सबसे बड़ा मसला यह है कि जब तनख्वाह भी नहीं बढ़ती और आपकी तनख्वाह से जो सैलरी है, इससे आपकी सैलरी से टैक्स जो है वो इनकम टैक्स की मद में कट जाए। पहले अब आप देखें ना कि जो स्लैब्स हैं कि उन्होंने कहा 6 लाख तो एक नॉन सैलरीड स्लैब था पहले भी, और उसके बाद जब आपने 6 लाख से ऊपर 12 लाख वालों को आपने 2.5% था, वो आपने 5% कर दिया। और ये वो लोग हैं कि जो लोग मतलब जिनकी बड़ी तादाद में सैलरी नहीं है, तो जब उनसे अगर 1000 रुपया भी सैलरी से कटता है तो उनका बजट डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला ये है। और फिर उससे ऊपर के स्लैब्स में आप देखें 15%, जब ये चीजें सामने आती हैं तो फिर हालात आपके कंट्रोल में नहीं होते। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो बड़े शहरों में मेजॉरिटी वो लोग काम करते हैं कि जो यानी अपने इलाकों से दूर आए होते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली जो है वो रेंट के घर में रखी होती है, फिर अपने बच्चों के अखराजात हैं, फिर स्कूलिंग है, वो तमाम चीजें हैं। उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस बजट में उन लोगों के लिए, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि जो सफेद पोश तबका है उसके लिए इस बजट में डिजास्टर है, डिजास्टर। ठीक है, एक तो गरीब तबका है, जो नादार तबका है, उनके लिए तो आपने BISP का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। वो तो यूटिलिटी स्टोर से चीनी जो है वो 109 रुपए में ले सकते हैं, वो घी जो है वो 350 में ले सकते हैं, आटा वो जो है 800 रुपए में ले सकते हैं। लेकिन वो लोग जो सफेद पोश तबका है, जो यूटिलिटी स्टोर्स की लाइनों में नहीं खड़ा हो सकता, जो BISP में रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरा 3.8 ट्रिलियन ये जो टैक्स बर्डन है, ये टैक्स बर्डन आपको पता चलेगा कि जब आपका जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा था उस पर एग्जेम्पशन थी और यहाँ चीज बनती थी और सस्ते दामों मिलती थी, उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद ये होगा कि आप जो इनकम टैक्स आपने टारगेट तकरीबन 5.4 ट्रिलियन का ये तकरीबन टारगेट है इनकम टैक्स का सिर्फ और सिर्फ आपको वो लोग ही मिले हैं कि जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स नेट में है,
इसलिए हम कह रहे हैं कि सैलरीड क्लास का ये मसला नहीं है, वो पहले से टैक्स पेयर है। मसला ये है कि जो टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, अभी तक आपने 31,000 जो है वो ताजरों को रजिस्टर किया है। इन्फोर्समेंट का तो आपका आलम ये है। सही। और दूसरी तरफ आप देखें कि एफबीआर का जो किरदार है वो इस मामले पर बहुत से लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि इस एफबीआर के इदारे को अगर आप खत्म कर दें और आप इससे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे। तो उमर हयात खान साहब, जैसे कहा जा रहा है कि हुकूमत 12,970 अरब के जो टैक्सेस हैं उसका हदफ टारगेट इन्होंने रखा है और ये किसी ना किसी तरीके से ये उसको इसका हसूल मुमकिन बनाएंगे, यकीनी बनाएंगे। आपको लगता है सिर्फ ये रिवायती बयान ही होगा या हकीकी तौर पे भी इस पे कोई काम हो सकेगा फिर? तो देखिए, जो रवा माली साल का टैक्स टारगेट है वो 9,415 अरब रुपए का टैक्स टारगेट। सही। और गवर्नमेंट को जब ये पता लगा कि ये टारगेट जो है वो नहीं हासिल कर सकती गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने जो बजट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उस टारगेट को रिवाइज किया है और 9,252 अरब कर दिया। ठीक। अब हमें तो पता था कि 160 अरब रुपए का ये शॉर्टफॉल आएगा करंट फिस्कल ईयर का, और वही हम देख रहे हैं कि 160 अरब गवर्नमेंट ने जो है वो कम करके अब वो जो टारगेट है उसको कम कर रिवाइज कर दिया। ठीक। और इसी तरह अगले जो माली साल का टारगेट है वो भी इसी तरह ही होगा। और आखिर में फिर ये होगा कि लोगों पे जबरदस्ती दबाव डाला जाएगा, उनको नोटिस भेजे जाएंगे। जिन सेक्टर से टैक्स मिलना है और जिन सेक्टर से टैक्स इकट्ठा होना है उन सेक्टर्स पर तवज्जो दी जाए कि ऑलरेडी जो टैक्सेबल इनकम जिन्होंने शो की हुई है उन्हीं को आप ज्यादा टैक्स लगा के अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करें। ठीक, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टैक्स परसेंटेज बढ़ाने की बात होती है। टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ाना है, उमर साहब, इस हवाले से बात नहीं होती। मैं आपकी बात ही कंटिन्यू करना चाहूंगी अली वासिफ नकवी साहब से। सर, ये टैक्स का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, वो जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम ये देखते हैं कि दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, हम टैक्स परसेंटेज बढ़ा देते हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के फॉर्मूलाज क्या हैं, उस पर किस तरह से काम करना है, इस पर कोई बात नहीं करता। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे इब्तदाइये में आपने जिक्र किया था, इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया है वो इस तरह से उसको फार्मूलेट किया है कि जो ऑलरेडी टैक्स्ड हैं उन्हीं को दोबारा से टैक्स कर दिया है। जैसे पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ, उससे पिछले साल हुआ। अनटैक्स्ड को अनटैक्स्ड छोड़ा गया है, सिर्फ उनको हल्का सा पोक किया है विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में, जो कि इवेंचुअली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देगा। और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे आपके, आप फर्दर डीप उनके अंदर जाना शुरू हो गए। रिवाइज टैक्स रिजीम जो है आपने वो इंट्रोड्यूस करा दी फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए। सैलरीड क्लास और आपका जो कंज्यूमर है और जो एसएमई सेक्टर है, इसके लिए आपने क्या किया? सैलरीड क्लास के इनकम टैक्सेस जो हैं उनके अंदर आपको जो हमारे एम्पिरिकल एविडेंस है उसके थ्रू हम देखते हैं कि 48% राइज एटलीस्ट आएगा टैक्स में। उसके अलावा अगर आप देखें कि पिछले 5 साल के अगर आप स्टैट्स देखें तो उसके अंदर सैलरीड क्लास जो है उसका तकरीबन टैक्स के बाद जो इनकम बच जाती है वो 30% डिक्लाइन हुआ है उसके अंदर। फिर आपने एसएमई सेक्टर जो है उसको टैक्स किया, आपका 97% जो एक्सपोर्ट्स है वो एसएमई सेक्टर किया है, जिसके अंदर आपके स्पोर्ट्स गुड वाले हैं, सर्जिकल बनाने वाले जो सियालकोट बेस्ड या गुजरावाला बेस्ड छोटी कंपनी है वो, उनको आपने टैक्स कर दिया है। आप मेन फोकस रहा, अगर इंसेंटिव की बात करते हैं इसमें बिस्क प्रोग्राम, बिस्क तो पॉलिटिकल गेन है। बिस्क का एक आम इंसान से कोई मिडिल क्लास, आपको, मुझे, हमारे आसपास जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, इनको बिस्क के बढ़ने से या कम होने से हमें कोई इंसेंटिवाइज नहीं कर रही है हुकूमत। फिर उसके अलावा अपने प्राइवेटाइजेशन के अंदर मुझे कुछ उम्मीद थी कि हुकूमत कुछ करेगी, जिसकी उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। कब से लिंगर ऑन करता, अभी यहाँ तक आया, अभी अगस्त में था। आई डोंट थिंक कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी इनके अंदर कोई मजीद पोटेंशियल नजर आता है। अच्छा अली वासिफ साहब, हमने ये भी देखा कि पूरी दुनिया में अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो एक्सपोर्टर्स को इनकरेज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस बजट के एक
अहम नुकात ये भी, उसमें से अहम नुकात में से एक नुक्ता ये भी था कि एक्सपोर्टर्स पे भी अब टैक्स लगेगा 29%। एक बड़ा जंप आएगा। एक्सपोर्टर्स को हमें इनकरेज करना था, पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए हमने एक बड़ा कदम जो था वो उठाना था, इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज को अपनाना था, लेकिन यहाँ तो हमने टैक्स लगा दिया एक्सपोर्टर्स पर। एग्जैक्टली और ये इस टैक्स से आप ऑलरेडी आप सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी आप मुर्गी काट रहे हैं बेसिकली। और जो बिलियनियर्स और जो डॉलर बिलियनियर्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, जो बैंक्स को ओन करते हैं, मैं मजीद आई कैन नॉट नेम देम, बट ऑफ कोर्स उनको आपने क्या, वो लोकल इकोनॉमी को, आपके लोकल कंज्यूमर को टच करते हैं। वो कोई ₹1 की चीज एक्सपोर्ट नहीं करते, लोकल मार्केट के अंदर वो सारी चीजें दे रही हैं। आपने इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की बात की इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी की। तो आपने उसके लिए मेजर्स क्या लिए? आप टर्मिनोलॉजी तो आपने यूज कर ली, बट आपने उसके लिए मेजर्स क्या लिए? मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान्स अवेलेबल थे या उनके ज़हन में भी कुछ ऐसा होगा। जो आपकी जो बजट स्पीच है उससे एक्सपेक्टेड राइज जो मैं देख रहा हूँ 37-38% का होगा। ये जो इन्होंने टैक्स टू जीडीपी रेशो 10.4% की कही कि हम अचीव करेंगे। उसके अलावा इंसेंटिव्स की जहां तक बात है, एज ए रिसर्चर आई थिंक सोलर का जो इन्होंने सोलर के ऊपर इंसेंटिव्स दिए या सोलर रिलेटेड चीजों पे जो इंसेंटिवाइज किया, वो दैट इज अ गुड स्टेप। बट ऑन द अदर हैंड ईवी प्रोडक्ट्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको अगर कोई, तो उसमें भी टैक्स छूट नहीं है, सिर्फ रियायत की बात हो रही है। इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, इस पॉइंट को भी रेज करेंगे। शुएब निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब बजट पे बहस मुबाहिसा हो रहा है, वहीं सियासी गहमा गहमी भी इस वक्त बड़े अरूज पर दिखाई दे रही है। एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के हवाले से बात की जा रही है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान भी आज एक और दौर का आगाज़ देखा हमने मुज़ाकरात के हवाले से। कल भी हमें पीपल्स पार्टी कुछ नाला नज़र आई, नाराज़ नज़र आई बजट शुरू होने से पहले। फिर उनके 4 अरकान बजट स्पीच में बैठे। सर, आज पंजाब असम्बली में भी अभी तक की इतलात ये बता रही हैं कि हमने देखा कि 2 अरकान उनके जो है वो पीपल्स पार्टी के बजट स्पीच में बैठेंगे। तो ये जो वादे ना पूरे होने की बातें हो रही हैं, ये नाराज़गियाँ हैं, ये शिकवे शिकायत हैं, आपको लगता है ये सिलसिला यूं ही जूं का तू रहेगा? जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हम मौशी इस्तेहकाम कैसे ला सकेंगे सर? जी, IMF भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, क्योंकि बजट जो है वो अब आ चुका है और जो स्कीमें हैं उनके लिए 75 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये तमाम की तमाम स्कीमें जो हैं वो अरकान कौमी असम्बली को मिलेंगी। और इसमें मुनसिफाना तकसीम तो पाकिस्तान में होती नहीं है, जिसका जहाँ दावा लगता है वो इसको स्कीमों से पैसे ले जाता है। और ऐसे ऐसे भी हैं कि ये रकम तकरीबन अगर 36 करोड़ रुपए बनती है पर MNA, तो ऐसे भी MNA जिन्होंने अपने इलाके में 7-7 अरब रुपए लगवा लिए और इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये वो एक ऐसा जो है वो जिसे कहते हैं कि सिलसिला है जिसके ऊपर तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियंस चाहते हैं कि उनके जो हल्के उनमें पैसा लगे। इसीलिए आपको जो है वो नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी भी शोर मचा रही है और वो कह रही है हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और अब जो JUI से है वो भी शोर मचा रही है। मुमकिन है अभी MQM भी कहे कि जो हमारी स्कीमें हैं वो हमें मिलनी चाहिए, तो अभी उसके ऊपर भी इख्तलाफात नजर आ जाएं। तो ये सब इख्तलाफात जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ PSGP के लिए। लेकिन जहाँ इख्तलाफ होना चाहिए कि जी तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए, जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया, जो स्टेशनरी आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। यहाँ आपको कोई शोर शराबा नजर नहीं आएगा। इख्तलाफात नजर आएंगे सिर्फ और सिर्फ PSG के ऊपर नजर आएंगे, तरक्याती प्लान के ऊपर नजर आएंगे, उनकी स्कीमों पर नजर आएंगे। तो ये सबको जो है वो चाहते हैं अपने अपने हल्कों में काम करें। अभी दूसरी बड़ी बात यह है कि हम जो इस वक्त कमा रहे हैं इसकी एक बड़ी रकम यानी कि जो 13,000 अरब रुपए FBR कमाएगा जी, इसमें से तकरीबन 57% यानी कि 75,000 अरब रुपए जो है वो 7,500 अरब रुपए जो है वो सूबों में चले जाएंगे। तो इस सूबों से तो पूछे कि आपको अगर 2,000 अरब रुपए सिंध के लिए मिल रहे थे तो सिंध की सड़कें कैसी हैं, अस्पताल कैसे हैं, सेहत कार्ड चलता है या नहीं चलता, बच्चों को पानी साफ मिलता है कि नहीं मिलता, जो उनकी वैक्सीन होती है या नहीं होती, कुत्ते के काटने की वैक्सीन है वहाँ पर, सांप के काटने की वैक्सीन है वहाँ पर। इसी तरह जब अगर पंजाब में आप बात कर लें तो पंजाब के अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि जनाब पूरे मुल्क में ही कि खवातीन जो है वो
अस्पतालों के बाहर रेडियो में जो है वो जाके बच्चों को पैदा कर रही है, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। जब इतनी बड़ी कौम आपको इतना बड़ा टैक्स दे रही है तो ये लगना भी तो चाहिए। और अगर ठीक है आप सूबों में बड़ा फंड लेके जा रहे हैं एनएफसी के तहत, बिल्कुल आपका राइट है, आप लेके जाएं, लेकिन बात ये वो लगता है नजर तो आए बलूचिस्तान के 26 अजला जो है बदतरीन। शोएब निज़ामी साहब, माजरत के साथ दुनिया भर में टैक्सेस वसूल इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों को बेसिक नेसेसिटीज फ्री फराहम की जा सके, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टैक्सेस भी दे रहे हैं, भारी भरकम टैक्सेस देने के साथ साथ हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे भी उतने ही टैक्सेस दे रहे हैं, या फिर एक मेडिसिन खरीदने पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। शोएब निज़ामी साहब कंटिन्यू करेंगे सर आपसे ही डिस्कशन, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से जहां बजट के हवाले से बात हो रही है, आम आदमी के लिए ये बजट कैसा रहेगा, आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग है, हमने पेट्रोलियम के हवाले से बात नहीं की। पेट्रोलियम लीवी को 60 से बढ़ाकर 80 रुपए कर दिया गया है, यानी कि पेट्रोल की कीमत अगर आम अल्फाज में हम कहें तो पेट्रोल की कीमत जो है वो एकदम जंप करेगी और 20 रुपए पर लीटर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट बर्डन एक आम आदमी ही फेस करेगा। कितने टैक्सेस देंगे, कितने हम जो है वो महंगाई में इजाफा होता देख रहे हैं, आम आदमी आम आवाम क्या करेगी, क्या उनका कोई पुरसाने हाल होगा या नहीं, यह है हमारा अहम सवाल जो हम अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाएंगे। शोएब निज़ामी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सर आपसे गुफ्तगू हो रही थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2-3 चीज़ें थी, आपने हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात की थी, एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर दुनिया भर में, जैसे कि मैंने पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि दुनिया भर में टैक्सेस इसलिए लिए जाते हैं ताकि आवाम को बेसिक नेसेसिटीज़ फराहम की जा सकें, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा सकें। हमारे यहाँ उन फैसिलिटीज़ को परचेज़ करने के लिए हम अलग टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स अलग भरते हैं। यहाँ तो ये हाल हो गया है कि पेट्रोलियम लीवी भी अब एकदम बढ़ गई है, जिसका डायरेक्ट बर्डन हम ही फेस करेंगे। तो आने वाला वक्त एक आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश तबके के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, सर इस हवाले से भी गुफ्तगू कीजिएगा। जी देखें, इसमें जो इनकम टैक्स के अंदर खासतौर पर सेल्स टैक्स के अंदर जो हमने जीरो रेटिंग रिजीम थी उसको ख़त्म किया है और 10% सेल्स टैक्स लगाया है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर, यानी कि हज़ारों रॉ मटेरियल्स जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो जब महंगे होंगे तो वो सबब बनेंगे महंगाई को जो है वो फ्यूल ऑन फायर करने का। उसकी वजह ये है कि जो रॉ मटेरियल महंगे होंगे वो महंगे होकर सनतों में लगेंगे तो वो महंगाई का सबब बनेंगे। इसी तरह जब हम ये कर रहे होंगे कि मुल्क में जो सेल्स टैक्स जो जिन चीज़ों के ऊपर नहीं था वो उनके ऊपर लगने से जितनी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो तमाम के तमाम महंगे होंगे। ऊपर जुल्म ये हुआ है कि पाकिस्तान में जो चैरिटी हॉस्पिटल जो कि 50 बेड से ज़्यादा के हैं उनके ऊपर जो परचेजिंग है उसके ऊपर भी 10% GST लग गया है। तो अब जो फलाई इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो भी अब जो है वो महंगी कॉस्टिंग कर रहे होंगे और जो उनका बजट होगा जितनी वो खिदमत कर पा रहे थे उसमें उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो बात आप टैक्सेस की कर रहे हैं, टैक्सेस हम इसलिए जमा करा रहे हैं कि जी हमें बतौर रियासत इंसाफ मिले, तालीम मिले, सेहत मिले, सिक्योरिटी मिले, लेकिन सड़कों में इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें हैं, मरीज परेशान है, दवाइयाँ मिलती नहीं है, स्कूल में जो है वो फ्री एजुकेशन है लेकिन साथ वहाँ पीने का पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। सर एक जानिब आप बात करें कि अद्वियात मिलती नहीं है, अब जो मिलेंगी वो इतनी कीमत के साथ मिलेंगी कि शायद एक आम इंसान की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाएंगी। अली वासिफ साहब, सर आपसे कंटिन्यू करना चाहेंगे, अद्वियात महंगी हो रही हैं, दूध महंगा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं। सर एक जानिब तो ये मसाइल है, दूसरी जानिब जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे और उसको शोएब निज़ामी साहब ने भी मेंशन किया सर कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के ऊपर जो भारी भरकम टैक्सेस लगने जा रहे हैं, एक जानिब जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो रॉ मटेरियल बाय कर रहा है उस पर वो GST देगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट डेवलप करेगा, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर वो टैक्स देगा। सर ये आपको फार्मूला किसी तरह से जस्टिफाइड लग रहा है? एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो बजट पेश किया जाएगा उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इन्होंने जो बजट इस दफा दिया है वो प्रपोज उसी तरह से किया जिस तरह से पिछले 3 या 4 या 5 बजट दिए गए थे। इसमें आप अगर देखें सेल्स टैक्स जो है वो तकरीबन 36% जो है उसके अंदर इंक्रीज आ जाएगा। आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, 33% पेट्रोलियम लेवी जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। इसी तरह से अगर जो इन्फ्लेशनरी मेजर्स को आप देखें, इन
इन इकदामात की वजह से इन्फ्लेशन आपको बढ़ती नजर आएगी। ये इसके अंदर कोई ऐसा नया कदम नहीं उठाया, ऐसा कोई नया प्लान नहीं किया गया जिसकी वजह से ये बढ़ती महंगाई को कम कर लें, या जिसके अंदर कोई नया टैक्स पेयर एटलीस्ट ऐड कर लें। इससे तो मुझे डर ये है ज़ाती तौर पे कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं ये उनको भी भगा देंगे। सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में तो हम देखते हैं टैक्स पेयर्स हैं या नॉन टैक्स पेयर्स हैं। हमारे यहाँ फाइलर नॉन फाइलर की जंग अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जंग अलग है। कौन टैक्स देना चाहता है, कौन नहीं देना चाहता, जो दे रहे हैं उसको किस कदर पीस सकते हैं, जो नहीं दे रहे वो किस कदर आज़ादी के साथ घूम सकते हैं। आपको लगता है क्या कोई आने वाले वक्त में ऐसा फॉर्मूला भी डेवलप होगा कि इन तमाम तर चीज़ों से हम बाहर निकल सकें? मैयर साहब से तो मुझे अपेरेंटली ऐसी कोई फील नहीं आ रही, बिकॉज अगर ये विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 1% से बढ़ा के 2.5% पे लेके जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के लिए, तो जो पूरी वैल्यू चेन है वो इवेंचुअली कंज्यूमर को डिस्टर्ब करेगी, और कंज्यूमर के ऊपर अगर लोड आएगा तो ये महंगाई बढ़ती जाएगी। ऑलरेडी आपका जो मिडिल क्लास तबका आप उसको मजीद सप्रेस कर रहे हैं। जो पुअर हैं उनको ऑलरेडी इस प्रोग्राम के थ्रू या दूसरे मेयर्स में ये कंपनसेट कर लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो 3 सेक्टर जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया कि सैलरी क्लास, आपका एसएमई सेक्टर और कंज्यूमर, ये तीनों ही टैक्स पे करेंगे। इनके अलावा कोई नया टैक्स पेयर आप ऐड नहीं करें। और अच्छा सर, नॉन फाइलर्स के हवाले से भी बड़ी बातें की जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकेंगे, ये कैसा इकदाम है देख रहे हैं आप? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि कैपिटल गेन के हवाले से भी हमारे सामने आई, वो शरह बढ़ा के भी फाइलर और नॉन फाइलर को थोड़ा सा सेग्रीगेट किया गया। उस जानिब में आना चाहूँगी। ये बिल्कुल जहाँ तक बात है उनके ट्रेवल करने की, ये मैं तो उसी तरह से देखता हूँ जिस तरह से इन्होंने सिम ब्लॉक करने का जो मैयर था वो लिया। आप इन्फोर्समेंट अपनी वीक है, उसको नहीं सही करना चाहते, लेकिन आप इस तरह के चोंचले करके एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। इससे कोई खातिर खा इजाफा आपको देखने में नहीं मिलेगा। जिन्होंने ट्रेवल करना है वो करेंगे। आपको लग रहा है कि खातिर ख्वाह जो है वो कोई हम फैसला नहीं देख सकेंगे या फिर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकेगा? उमर हयात खान साहब, सर सियासी चहमगोइयाँ भी साथ ही साथ जारी हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि कुछ मुज़ाकराती कमेटियाँ भी कायम कर दी गई हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये बात हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा? अपोजिशन की जानिब से भी हलचल देखने में आ रही है, मुज़ाकरात की जानिब भी कदम बढ़ाने की बात की जा रही है, कुछ कमेटियां बनाने की सिफारिशात भी की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी हमने पहले जिक्र किया कि मुज़ाकरात जारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की बात की जा रही है। तो सर, क्या आने वाले वक्त में इन तमाम तर हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमती अरकान आ सकेंगे, मुज़ाकरात हो सकेंगे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी या नहीं? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है तो पाकिस्तान में हमेशा एक इस तरह का गवर्नमेंट मॉडल जो है वो बनाया जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही ना आए। और हमेशा हमने ये देखा है कि सिर्फ एक दफा मियां नवाज शरीफ साहब को 2/3 मेजॉरिटी देकर वजीर आजम बनवाया गया था, लेकिन उसमें भी हमने ये देखा कि उनकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। और अब उसके बाद जो भी जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, तो ना तो उनके पास कोई सिंपल मेजॉरिटी हुई है और ना उस अंदाज से वो उस काम कर सके हैं। ये भी एक सबसे बड़ा हमारा अलमिया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नो डाउट कि इसी से लिंक्ड है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और हम ये देखते हैं कि जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी हुकूमतें यहाँ वहाँ मुज़ाकरात, कमेटियाँ और इन चीज़ों में जब फंसी रहती हैं, तो फिर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं वो इश्यूज पीछे रह जाते हैं। सर, ये जो कायमा कमेटियों की तकसीम का मामला है, आपको लगता है ये यूं ही बेनतीजा ही नजर आएगा, या फिर ये भी किसी जानिब बैठेंगे? पीटीआई की जानिब से जो मुतालबात किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो तस्लीम नहीं हो रहे, वो तस्लीम हो सकेंगे? देखिए, जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसमें कोई ऐसी बाई लॉज के अंदर या प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये चीज नहीं है कि ये कमेटी किसको मिलेगी, ऑपोजिशन को मिलेगी, हुकूमत को मिलेगी। ये तो एक मतलब एक रिवायत है कि
फलां कमेटी अपोजिशन को मिलेगी, फलां कमेटी हुकूमत को मिलेगी, ये एक रिवायत है। इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये बंदर बांट कब तक चलती रहेगी। असल मसला तो ये है, अगर फाइनेंस की कमेटी है तो उसका जो चेयरमैन है क्या वो फाइनेंस से रिलेटेड इशू की अंडरस्टैंडिंग रखता है? इंडस्ट्री से रिलेटेड कमेटी का चेयरमैन जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग रखता है, या फिर उसके अपने कोई स्टेक्स तो नहीं है? अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं जी जी कि ये जो मेंबरान है, कमेटी मेंबरान, ये खुद कहते हैं कि हमें फलां कमेटी में रखें, और जिस शोबे से वो वाबस्ता होते हैं या उनके बिजनेसेस होते हैं, उन बिजनेसेस के को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वो कमेटी मेंबरशिप चूज करते हैं। और फिर वो कमेटी मेंबरशिप जब चूज करते हैं तो वो जब कमेटी में बैठते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं। वहां वो ब्यूरोक्रेसी, तो जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेसी को प्रेशराइज भी किया जाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो प्रेशराइज नहीं होती। और हमेशा हम ये देखते हैं कि सियासतदानों को घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के जो वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इसी तरह वो ब्यूरोक्रेसी उनको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चक्कर के अंदर जो है वो ले आती है, किसी गर्दाब में फंसा ही लेती है। ठीक है सर, आप जो बात करें इसको कंटिन्यू करेंगे, हम जरूर शोएब निजामी साहब का भी तज्जिया जानेंगे। इस पर एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मौशी इस्तेहकाम अगर पाकिस्तान में लाना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम ला सकें। अब सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, सियासी जमातों के नुमाइंदगान किस जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर तमाम सियासी रहनुमा आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, ऑपोजिशन की जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी, आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग है, इस हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जहां हम IMF का तस्करा करते हैं, IMF की जानिब से भी ये बात बहुत फोर्सफुली की जा रही है कि जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। शोएब निजामी साहब, फिर मेरा आपकी जानिब वही सवाल है कि सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर हम IMF के साथ भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, IMF की भी बातें मानना चाहते हैं, या फिर आने वाले माह में हम अगर चाहते हैं कि IMF के साथ हमारी कामयाबी के साथ डील हो जाए, तो इसके लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। ग्लोबली भी इसको डिस्कस किया जा रहा है। सियासी इस्तेहकाम तभी आ सकता है जब हम अपोजिशन की कुछ बातें माने, हुकूमती अरकान जो हैं वो अपने थोड़े से घुटने टेकें, या फिर वो भी कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर कायम दायम रहें। आपको लगता है एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी थोड़े चैलेंजिंग नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानिब PTI की डिमांड्स भी हैं, तीसरी जानिब हुकूमती अरकान भी नहीं चाहते कि सब बातें वो अपोजिशन की माने, वो भी अपनी मनवाना चाहते हैं। तो ये मुज़ाकरात की मेज़ क्या यूं ही ठंडी रहेगी, या फिर इस पर कुछ डील्स हो सकेंगी आने वाले वक्त में, या ये सियासी रहनुमा ये जान लेंगे संजीदगी के साथ कि जब तक हम सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे पाकिस्तान को आगे नहीं लेके चल सकते? जी, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि बजट की मेकिंग है और अपनी अपनी चीजें मनवानी है, तो ये परफेक्ट टाइम है अपनी डिमांड्स को मनवाने का। सही। और इसीलिए जो है वो हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत एक्टिव लोग जो है वो ये सरगर्मियाँ बहुत तेज हो गई है, और ये बजट के पास होने तक जो है तेज रहेंगी। लेकिन बजट पास हो जाएगा क्योंकि इनके पास नंबर पीपल पार्टी सपोर्ट कर देगी, MKM सपोर्ट कर देगी, IPP सपोर्ट कर देगी, मुस्लिम लीग काफ सपोर्ट कर देगी। तो ये जो है इस बात की कभी इम्कान है कि बजट पास करने में इनको कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसमें जो है कुछ जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हाँ पीपल पार्टी जो है मौक़िफ़ है कि जी हमने मशावरत नहीं की गई, जब आपसे मशावरत नहीं की गई तो फिर आप कौमी कौंसिल में जो है वो आपने क्यों नहीं शोर मचाया, वहाँ जो है मुराद अली शाह साहब ने क्यों नहीं शोर मचाया, और उसके बाद जो स्कीमों के पर आपको एतराज़ है वो आपने वो एतराज़ वहाँ पे क्यों नहीं उठाया। और फिर अगर ऐसी बात थी और आपके इख्तिलाफ़ात थे तो खजाना कमेटी की सेनेट की वो भी पीपल्स पार्टी के पास आ गई, और बहुत अच्छी बात है, सलीम मानवीवाला साहब की बड़ी एक्सपर्टीज है इसके ऊपर, लेकिन गई तो पीपल्स पार्टी के पास ना अल्टीमेटली। इसी तरह जो आपकी मसाइल की कमेटी है वो अब शहादत अवाम साहब को ही मिली, वो भी पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, तो गेन तो कर रही है पीपल्स पार्टी, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसी को जो है वो हुकूमत उनको देगी मौका, और हुकूमत उनको देगी चीज़ें, PSDP में भी उनको शामिल करेगी, तरक्कियात के प्रोग्राम में भी शामिल करेगी, और ये जून तक जैसे IMF आएगा तो हम देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो है सेटल हो चुकी होंगी। इसलिए जो है वो ये टाइम ऐसा है कि इसमें जो है वो उस वक्त चूँकि लोहा गर्म है और वो अपनी चीज़ें मनवाने का टाइम है,
सही। तो इसीलिए जो है एक्टिविटीज हो रही है। बाकी ये सर, आप जो पॉइंट रेज इख्तिलाफात- कर रहे हैं, मैं उमर हयात खान साहब से भी जानना चाहूंगी। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से अभी शुएब साहब कह रहे हैं कि जून में तो बहुत सारी गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन जुलाई तक इंशाल्लाह सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बजट जो है वो पास हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं सारे, और इसके साथ साथ तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय की जा रही हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आइंदा जो बजट की मंजूरी तक शायद पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी शामिल हो जाए और वजारतें भी ले ले, बिल्कुल, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अहम जो स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप्स हैं वो ले चुके हैं ऑलरेडी, तो चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स हैं, और इस वक्त अगर देखा जाए तो वही किरदार जो एमक्यूएम माजी में अदा करती थी वो पीपल्स पार्टी ने अदा करना शुरू कर दिया है। और हम कल भी जब बात हो रही थी तो शाजिया मरी से सवाल मैंने किया, मैंने कहा कि आपको तो बजट पे ब्रीफिंग दी जा चुकी है, उस वक्त आपने एतराज क्यों नहीं उठाया? और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, तो क्या उसमें ये बात नहीं हुई? तो उनका जवाब ये था कि प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है वो उसमें बजट के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि बजट पे ब्रीफिंग्स तो दी गई हैं, वो तो हम बजट तकरीर सुन के भी हमें पता चल जाता, लेकिन मसला वही है कि जब बजट बन रहा था तो हमसे मुशावरत नहीं की गई हुकूमत आपसे, नहीं क्यों करती? मेरा सवाल ये है कि वो क्यों करती? आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन होते लेके बैठे हुए हैं, सही। और फिर आप जो है आपकी कहते हैं कि हमसे कंसल्टेशन होनी चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो है वो मजीद कुछ गेन करना चाहती है और वो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शोएब निज़ामी साहब क्या गेन करना चाहती है? बड़ी अहम बात कर रहे हैं उमर साहब। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वजारतें भी ले ले पीपल्स पार्टी और हुकूमत में शामिल भी हो जाए आने वाले दिनों में, और ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है उमर साहब, मैं शोएब साहब से भी उनका तज्जिया जानना चाहूंगी। शोएब साहब, क्या गेन करना चाह रही है मजीद पीपल्स पार्टी? अब देखें, जिस तरह का बजट आया है, इस बजट से जितना लाताल्लुक रहेंगे, इससे बड़े गेन करने वाली बात ही कोई नहीं है। तो अपोजिशन जो है ना, वो यहाँ पर इनका अपोजिशन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इनको बहुत कुछ आवाम में जिंदा रखेगा। इस बजट के बाद तो इस बजट को ओन कौन करेगा, ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपोजिशन में जमातें ज़्यादा गेन करेंगे। अगर आप हुकूमत में रहेंगे तो आज जो है वो कराची के अवाम एमकेएम से पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे थे वहाँ पे। जो अलीम खान साहब हैं, उनके हल्के के अवाम आपसे पूछेंगे कि आपने टैक्सेस का एक भरमार अवाम पर लाद दी। तो यही चीज़ जो है अपोजिशन में पीपल्स पार्टी गेन करना चाह रही है। वो दोनों तरफ खेलना चाह रही है, जहाँ अपोजिशन का किरदार हो वहाँ अपोजिशन भी गेन करे, और जहाँ जो है वो अपनी इनपुट दे सकती है, अपने हल्कों के लिए कुछ ले सकती है, तो उसके लिए भी कोशिश जो है वो जरूर करेगी। लेकिन अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जो है वो अप्रूव हो जानी है, जो बजट है वो पास हो जाना है। और चूंकि सबको पता है कि आगे जो है वो IMF के आने से पहले तमाम के तमाम इश्यूज को सेटल डाउन करना बहुत जरूरी है। सही। अली वासिफ साहब, हमारे दोनों जो मोहतरम गेस्ट हैं सियासत पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, उन दोनों का ये मानना है कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि तमाम तर चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, या यूँ कहा जाए आम आदमी भी कन्विंस हो जाएगा कि ठीक है, अब महंगाई का हम पर बम गिर गया है, अब हमने भुगतना ही भुगतना है। तो फिर ये शोर शराबा करना, ये बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करना, या फिर सैलरीड तबके का एहतजाज करना, मेरा ख्याल है ये सब तो बेमायनी साबित होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शोएब निज़ामी साहब ज़ाहिर है काबिल एहतराम हैं, और लाइकवाइज उमर साहब भी। लेकिन मैं ये बात तब मानता जब कोई प्लानिंग साइड पे मुझे बेहतर कोई ऐसा एलिमेंट नजर आ जाता है जिससे मुझे बेहतरी की उम्मीद होती। अभी तक जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज इन्होंने किए, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट इस बात का एविडेंस नहीं देता कि कोई बेहतरी की उम्मीद लाई जा सकती है इसके अंदर। प्लानिंग साइड पे बिल्कुल जीरो है जो करंट गवर्नमेंट है, और ज्यादा इनकी कोशिश जो है वो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने में और उनको सेटिस्फाई करने में है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो मौके का फायदा उठाते हुए जाहिर है कि कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा चंद। आई पर्सनली
रिकॉल दिस थिंग कि जो PSDP है इस दफा NFA अवार्ड का, वो सिंध का शायद सबसे ज्यादा जा रहा है। मुझे इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे निजामी साहब करेक्ट भी कर सकते हैं। 7,000 प्लस इन्होंने जाहिर उसकी एलोकेशन है और उसके अंदर PSDP पंजाब से भी गालिबन इस दफा सिंध का ज्यादा है। तो निगोशिएशंस की जहां तक बात है, वहां पे पीपल्स पार्टी बड़ा कामयाब जा रही है और नून लीग को थोड़ा सा फर्म फुटिंग पे रहना चाहिए था और मजीद प्लानिंग के साथ इस दफा बजट पेश करना चाहिए था, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि जाहिर है कि IMF की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। हम इस तो पोजीशन में हैं अली बासित साहब कि हम प्लानिंग के साथ बजट पेश कर सकें, क्योंकि एक बात हम बार बार कर रहे हैं और वफाकी वजीर खजाना ने इस बात को एडमिट भी किया है कि ये IMF डिक्टेटेड बजट है। इसमें कोई शक नहीं है कि IMF डिक्टेटेड है, लेकिन जाहिर है कि दे आर पब्लिक ऑफिस बेयरर्स, तो इनको IMF के साथ भी अगर निगोशिएट करना था तो कुछ इस तरह के प्लान्स लेके आते कि जो अगर उनकी बात भी माननी है तो किसी प्लान के तहत चलते। ये बिल्कुल एज इट इज चल रहे हैं जिस तरह से पिछले कई सालों से चल रहे हैं। उसमें अगर प्लानिंग का आंसर शामिल हो जाता तो शायद चीजों को बेहतर बना के स्क्वीज इसी तरह कर लेते, लेकिन इसके अंदर कोई बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बजट बनाने में मजीद प्लानिंग दरकार थी, वो प्लानिंग नहीं हो सकी। उमर हयात खान साहब, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि प्लानिंग के तहत ये बजट नहीं बना? क्योंकि पीपल्स पार्टी का शिकवा भी है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। अगर उनसे मुशावरत की जाती या डिस्कशन होती तो क्या मजीद प्लानिंग होती या मजीद डिमांड्स पूरी की जाती पीपल्स पार्टी की? डिमांड जो है वो पूरी की जाती हैं। और दूसरा ये है कि ये बजट जो है वो फाइनेंस डिवीजन ने नहीं बनाया, प्लानिंग डिवीजन ने नहीं बनाया, ये बजट IMF ने बनाया है। और IMF ने ये बताया कि आपने ये इतना टैक्स कलेक्शन टारगेट रखना है, इतना आपने जो है वो सब्सिडीज देनी है और इतनी आपने जो है वो BISP की एलोकेशन करनी है, इतनी आपने जो है PSDP की एलोकेशन करनी है। तो सारा बजट जो है वो IMF की जानिब से डिक्टेट शुदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब कल हम चेयरमैन FBR की प्रेस ब्रीफिंग में बैठे हुए थे तो उन्होंने भी ये बात की कि IMF ने हमें ये बताया कि ये करना है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये जो फाइनेंस बिल है ये भी IMF ने पेश बनाया है और सिर्फ ये इन्होंने प्रेजेंट किया है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ये तमाम जो बजट हमारे सामने है, क्योंकि हमारे पास टारगेट पहले आ चुका था कि ये बजट का जो हजम है वो कितना होगा, अच्छा जो रेवेन्यू टारगेट है वो कितना होगा, नॉन टैक्स टारगेट कितना होगा। तो ये सारी चीजें पहले जब IMF के साथ डिस्कशंस हो रही थी तो उसके बाद हमारे पास आ चुकी थी। और ये इसलिए ये IMF ने ये बजट बनाया और IMF का जो डेलीगेशन था वो पाकिस्तान आया ही इसीलिए था कि जो बजट है बजट के हवाले से डिक्टेशंस दे सकें या इंडिकेशंस दे सकें कि किस तरह से बजट प्लान करना है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, बजट पर जिस तरह से बहस और मुबाहिसा जारी है कि बजट तस्लीम होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी ऐसी भी बातें हमारे सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का बजट बनाना गो के आसान काम नहीं है। और अगर ये बजट IMF डिक्टेटेड हो तो यकीनन हमें सारी डिक्टेशंस माननी है, सारी इंडिकेशंस को पूरा भी करना है ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतरी का वक्त हो। सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासी और मुआशी दोनों इस्तेहकाम आ सकें। और आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।